दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मोर्चों पर चैलेंजिंग सिचुएशन बनी हुई है। फिर चाहे वो आप रूस यूक्रेन देख लीजिए या इजरायल और हमास के बीच का संघर्ष देख लीजिए, इन सब के बीच में कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं। और अब शांति की जो पहल है वो यूक्रेन की तरफ से सामने आ रही है, क्योंकि युद्ध लगातार चल रहा है। 2.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, युद्ध अभी भी जारी है। इधर 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। इजरायल और हमास के बीच में संघर्ष लगातार चल रहा है। इन सब के बीच अपडेट आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि माना यह जा रहा है कहीं विश्व युद्ध की आहट तो नहीं। स्विट्जरलैंड में यूक्रेन पीस समिट का आज है दूसरा दिन और दुनिया के कई देशों की निगाहें हैं, क्योंकि बहुत से देश ऐसे हैं जो चाहते हैं ये युद्ध रुके। रूस यूक्रेन जंग रोकने के लिए पीस समिट ये रखा गया है। जंग रोकने के लिए अब तक का ये चौथा समिट है। बावजूद इसके युद्ध अभी भी चल रहा है। शिखर सम्मेलन का मकसद है शांति प्रक्रिया शुरू करना, और शांति प्रक्रिया शुरू करने के लिए रूस यूक्रेन के बीच में अब बातचीत की कोशिश भी होगी। जंग को 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। युद्ध को निर्णायक मोड़ देने की कोशिश में ये शिखर सम्मेलन रखा गया है, ये समिट, जिसमें कोशिश ये है कि रूस यूक्रेन के बीच किसी भी तरह से इस युद्ध को शांत किया जा सके। क्योंकि ऐसा नहीं है कि रूस यूक्रेन यानी कि 2 देशों के बीच में अगर ये युद्ध हो रहा है तो ये 2 ही देश प्रभावित हैं। इसका असर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है और दुनिया के अलग अलग देश इस युद्ध से प्रभावित हैं। रूस यूक्रेन के बीच में जहां युद्ध लगातार जारी है, यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में रूस का कब्जा हो चुका है या फिर यूक्रेन में तबाही के बड़े निशान देखे जा सकते हैं, लेकिन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ये साफ कर चुके हैं कि रूस के सामने वो झुकेंगे नहीं। उधर पुतिन साफ कर चुके हैं कि वो पीछे हटेंगे नहीं। तो क्या इस समिट के जरिए एक और कोशिश जो हो रही है, इस कोशिश के बाद क्या वाकई रूस यूक्रेन के बीच यह युद्ध शांत हो जाएगा? ये सवाल बड़ा बना हुआ है। ये चौथा ऐसा समिट है जिसमें कोशिश हो रही है रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध शांत करने की, यानी कि दोनों देशों के बीच में समझौते की। लेकिन ये समझौता होगा कैसे और इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, ये आपके लिए जानना जरूरी है। और आप जान लीजिए किस तरीके से यहाँ पर इस पीस समिट में यानी कि शांति प्रक्रिया शुरू करने के लिए समिट में बात हो रही है, काम हो रहा है। और कैसे ये काम हो रहा है आप जानेंगे तो समझ पाएंगे। मैं इधर आ जाती हूँ। जंग पर विराम लगाना जरूरी है, ये दुनिया के कई देश जानते और मानते हैं। शांति की दिशा में कदम उठाना जरूरी है और इसीलिए ये एक और कदम उठाया गया है। न्याय संगत और स्थायी शांति पर चर्चा शिखर सम्मेलन में अलग अलग देश करने वाले हैं और यहाँ पर 140.5 करोड़ का बजट इस शिखर सम्मेलन का है। लगभग 2/3 हिस्सा सुरक्षा के मद्देनजर इसमें ध्यान में रखा गया है। शांति प्रक्रिया यहाँ शुरू करना जरूरी और इसीलिए इन सभी देशों ने इन्वॉल्वमेंट अपना दिखाया है। जंग पर विराम लगना जरूरी है। अब जब 2 साल से लंबा वक्त खिंच गया है और तबाही बड़ी यूक्रेन में देखने को मिली है, तो न्याय संगत और स्थायी शांति पर चर्चा होनी चाहिए और इसीलिए शिखर सम्मेलन में अलग अलग देशों की भूमिका रहने वाली है। 140 करोड़ से ज्यादा का ये बजट 2/3 हिस्सा सुरक्षा के लिए आवंटित है और इसीलिए शांति प्रक्रिया शुरू करना यहाँ पर एक और कोशिश माना जा रहा है रूस यूक्रेन के बीच में जंग के हालातों को रोकने के लिए। लेकिन क्या ये जंग रुक जाएगी? क्योंकि कोशिशें इससे पहले भी अलग अलग तरीके से हुई हैं और अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इन दोनों देशों के बीच में युद्ध का सिलसिला जो चल रहा है उसे रोकने की कोशिश हुई है। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। संजीव श्रीवास्तव मेरे साथ में जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, उनसे समझ लेती हूँ। संजीव जी, ये जो पीस समिट है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी कई कोशिशें की गई हैं, क्या इस कोशिश में कोई नतीजा निकलता हुआ नजर आ रहा है दूर दूर तक? यूके देवनाथ सर भी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। जी देखिए रचना जी, मुझे नहीं लगता कि इस समिट के बाद भी कोई रशिया यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है इसका कोई शांतिपूर्ण समाधान निकलेगा। इसकी संभावना बहुत कम है। और ये जो समिट शुरू हुई इसके पहले ही रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा जो प्रपोजल्स दिए गए, जिसमें कि उन्होंने कहा कि वो जो 4 ओब्लास्ट हैं, जो 4 प्रोविंसेस हैं, उसको यूक्रेन को उस पर अपना दावा छोड़ देना चाहिए। उसी के साथ साथ जो रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं उसको जो वेस्टर्न कंट्रीज को हटा लेना चाहिए। और जाहिर है कि इस तरीके के जो दावे, इस तरीके के जो प्रपोजल्स हैं उनको यूक्रेन की तरफ से आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया गया है। और इस प्रपोजल को यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बताया, ये कहा है कि जैसे कि हिटलर के प्रपोजल्स हुआ करते थे, हिटलर जैसे चेकोस्लोवाकिया इत्यादि को लेकर के जो प्रपोजल दिया करता था, उस तरीके के प्रपोजल
की बात राष्ट्रपति पुतिन कर रहे हैं, जो कि यूक्रेन को अस्वीकार्य है। और ये जो जाहिर है कि शांति प्रस्ताव को, इस रशियन प्रपोजल को यूक्रेन ने रिजेक्ट कर दिया है। वास्तविकता रचना जी ये है कि ये जो लड़ाई है रशिया यूक्रेन के बीच की, ये जो लड़ाई वास्तविक रूप से देखें तो ये महाशक्तियां परोक्ष रूप से लड़ रही है। जो यूक्रेन के ऊपर जो रशिया ने हमला किया 2 वर्षों पहले, उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण ये था कि रशिया नेटो को चैलेंज करना चाहता था। यूरोपियन थिएटर में रशिया अपने वर्चस्व को बढ़ाना चाहता था। वहीं जो नेटो और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा अपने जो एग्जिस्टिंग जो यूरोपियन थिएटर में उनका जो डोमिनेंस है, उसको वो रेसिस्ट करने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए उन्होंने नाटो को और अधिक सशक्त और मजबूत बनाने का काम किया है। और चूंकि रशिया के राष्ट्रपति के द्वारा सीधा सीधा नाटो के एक्सपेंशन के आधार पर कि यूक्रेन नाटो में चूंकि शामिल होने जा रहा है, इसलिए यूक्रेन को हम शामिल नहीं होने देंगे, और यूक्रेन पर उन्होंने हमला कर दिया, तो नाटो ने इसको अपने लिए एक चैलेंज के तौर पर लिया। और ये जो लड़ाई है वास्तविक रूप से देखें तो महाशक्तियों के बीच में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है। लेकिन एक तरफ जहां ये जो रशिया है, कोशिशें वहीं बार बार दूसरी होती तरफ हैं और कोशिशें नाकाम हो जाएं, जाहिर सी बात है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जरूर चाहेंगे अपने देश के लिहाज से, और अब एक नेता के तौर पर भी चाहेंगे, चूंकि राष्ट्रपति हैं, वो ये चाहेंगे कि शांति हो, अमन हो, और जो लोग बेकसूर मारे जा रहे हैं या फिर उनके देश के अलग अलग हिस्सों में जो कब्जा हो रहा है वो रुके। इसीलिए इनिशिएटिव भी लिया गया, लेकिन नतीजा कुछ निकलता हुआ दिख नहीं रहा है। यूके देवनाथ सर से मैं रिएक्शन लूं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर है। खार्किव में रूसी सेना का बहुत बड़ा हमला यहाँ पर सामने आया है। यहाँ पर ग्रेड रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया गया है। रूस ने यूक्रेन के 3 ठिकानों को बुरी तरह से तबाह कर दिया है, और ये जो सिलसिला है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस तरह के जो सिलसिले हैं वो लगातार चल रहे हैं। अब ऐसे में ज़ेलेंस्की की तरफ से कोशिश है कि जो पीस समिट है उसमें शांति का कोई हल यूक्रेन के लिहाज से निकाला जाए, लेकिन देखना होगा दिलचस्प कि क्या होता है इस समिट में। अब ऐसे में यूक्रेन जो बार बार इस हमले को झेल रहा है, युद्ध को झेल रहा है, और अलग अलग ऐसे मोर्चे हैं जिन पर तबाही के निशान भी देखे जा रहे हैं, और यूक्रेन के पास अभी फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं कि आखिर कैसे इन हमलों से निपटा जाए। इन सब के बीच में ज़ेलेंस्की ने यहाँ पर प्लीज प्लान बनाया है, यानी कि शांति को लेकर कुछ प्लान है। अब ये प्लान क्या है और ये कैसे काम करेगा, ये दूसरे स्टूडियो में आपको लेकर चलते हैं और कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने और बताने की कोशिश होगी कि ज़ेलेंस्की अपनी इस कोशिश में किस तरीके से कामयाब हो सकते हैं और इसके चांसेस कितने ज्यादा हैं। क्योंकि ज़ेलेंस्की ये कहते हैं मैं झुकूंगा नहीं, पुतिन ये कहते हैं मैं पीछे हटूंगा नहीं। अब एक झुकेगा नहीं, अब एक पीछे हटेगा नहीं, तो आखिर कैसे रूस यूक्रेन के बीच में चल रहे युद्ध का कोई सोल्यूशन निकाला जाएगा, और अगर सोल्यूशन नहीं निकाला जाएगा तो फिर आगे होगा क्या। यहाँ पर कुछ पॉइंटर्स हैं जिन पर बात करनी जरूरी है। शिखर सम्मेलन में किन किन पॉइंट्स पर बात हो सकती है, ये 10 पॉइंट हैं जो ज़ेलेंस्की ने तैयार किए हैं। यहाँ पर फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि युद्ध के हालात में आप जानते हैं फूड को लेकर कितनी दिक्कत हो जाती है। सभी कैदियों की रिहाई होनी चाहिए, ये भी एक पॉइंट है। शिखर सम्मेलन के जरिए शांति का प्रस्ताव ज़ेलेंस्की ने रखने की कोशिश की है। रेडिएशन और परमाणु सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि युद्ध में कई बार नियमों का पालन नहीं होता, जो कि यहाँ यूक्रेन में भी हुआ है। फूड सिक्योरिटी को लेकर बात करना चाहते हैं, सभी कैदियों की रिहाई चाहते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। 10 वो ये मुख्य बिंदु हैं जिन पर बात होनी है। यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता को बहाल करना चाहते हैं ज़ेलेंस्की, साथ ही शत्रुता समाप्त करने के लिए ये एक पहल भी है, इनिशिएटिव है। एक बार फिर से रूसी युद्ध अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए खास अदालत हो, जल उपचार सुविधाओं को बहाल करने के लिए ध्यान देने के साथ पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित हो, संघर्ष को बढ़ने से रोकना, और यूक्रेन के लिए ये गारंटी चाहते हैं ज़ेलेंस्की युद्ध की समाप्ति की पुष्टि, जिसमें शामिल पक्षों के हस्ताक्षर हों। यानी ये जब सब बातें होंगी वो रिटर्न में होनी चाहिए, और जो देश यहाँ पर शामिल हैं उनका इन्वॉल्वमेंट भी हो और हस्ताक्षर के साथ इस समिट के निष्कर्ष तक पहुंचे। अब इन सभी बिंदुओं पर बात करके क्या ज़ेलेंस्की वाकई अपने देश के लिए बेहतर माहौल ला पाएंगे, या ये युद्ध की जो स्थिति है या ये पूरी तरह से क्या खत्म हो पाएगी। यूके देवनाथ सर, जब पीस समिट में अलग अलग बिंदुओं पर बात होगी और ज़ेलेंस्की इस पूरी तैयारी के साथ इस शांति समिट का हिस्सा हैं, बने हैं, तो ये इनिशिएटिव क्या पुतिन को समझ में आएगा? क्या बाकी देशों के इन्वॉल्वमेंट के बाद या कहिए कि प्रेशर के बाद रूस बदलाव कुछ लाएगा क्या? रचना जी, ये समझना पड़ेगा कि ये जो सम्मेलन हो रहा है स्विट्जरलैंड में, इसमें रूस को इनवाइट नहीं किया गया है।
तो इतनी बड़ी जो वहां पर भीड़ जमा हो गई है, इसमें रूस को इनवाइट नहीं किया गया है और चीन ने भी इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। तो इसमें भाग कौन ले रहा है? भाग ले रहे हैं जो G7 के जो नेता सब जो इटली में जमा हुए थे और पश्चिमी नेता जो कि G7 में एज एन ऑब्जर्वर गए हुए थे या न्योते पर गए हुए थे, वो लोग भाग ले रहे हैं। तो ये सब अब अपने अपने देश वापस जाने के पहले स्विट्जरलैंड में जमा हुए हैं। तो इस बातचीत का कोई हल नहीं निकलेगा क्योंकि इसमें तो पुतिन भी नहीं है, चीन भी अच्छा, नहीं आपने है। कहा कि रूस इसमें शामिल नहीं किया गया। अगर रूस को इनविटेशन मिलता तो क्या वो जाता, और अगर पुतिन जाते तो क्या चीजें चेंज हो सकती थी? मतलब क्या कुछ उम्मीद हो सकती थी? हाँ रचना जी, ये समझना पड़ेगा कि पुतिन क्यों नहीं जा सकते। एक तो टेक्निकल लीगल रिक्वायरमेंट है। पुतिन को इन्होंने वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर किया हुआ है। हाँ। तो हो सकता है अगर पुतिन वहां पर स्विट्जरलैंड में जाएं हाँ। तो स्विट्जरलैंड जो है उनको अरेस्ट कर ले। तो हाँ। इस तरह की छोटी छोटी टेक्निकल खामियां हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। रूस ने क्रिमिया पर कब्जा कर लिया था 2016 में, और 2 साल पहले रूस ने कब्जा कर लिया था यूक्रेन के पूर्वी भाग में, वो है ज़ेपोरिजिया, खेरसोन, दोनेत्स्क, लुहांस्क। हाँ। तो रूस कह रहा है कि ठीक है, हम युद्ध विराम कर देंगे। ये जो 5 जगह हैं, दोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़ेपोरिजिया, खेरसोन और क्राइमिया, ये रूस के हिस्से बने रहेंगे। इसका रीजन भी है क्योंकि इन प्रांतों में रूसी भाषा बोलने वाले लोग, रूसी मूल के लोग, कुल मिलाकर जो अलग अलग रीजन है वो परेशानी पैदा हैं। कर रहे हैं दोनों ही देशों के लिए, और जो सबसे ज्यादा तबाही इस वक्त झेल रहा है वो यूक्रेन झेल रहा है। और शायद इसीलिए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ये इनिशिएटिव लिया भी शांति के लिए। इन सबके बीच में रूस ने Su-25 लड़ाकू विमान से एक बार फिर से धावा बोल दिया है। ये बड़ा हमला हुआ है। Su-25 ने यूक्रेनी ठिकाने पर बमबारी की है। यहाँ हमले में यूक्रेन के सैनिक और हथियार पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। सभी एयरफोर्स का विध्वंसक हवाई हमला यहाँ पर सामने आ रहा है। रूसी एयरफोर्स का ये विध्वंसक हवाई हमला है, यानी कि खतरनाक हवाई हमला है जो रूसी एयरफोर्स के जरिए किया गया है। हमले रह रहकर सामने आ रहे हैं ये, लेकिन खतरनाक हमला एयरफोर्स की तरफ से, रूस की तरफ से हुआ है। मेजर शाह हमले के बाद एक हो रहे हैं और मुझे लगता है वक्त के साथ साथ और ज्यादा खतरनाक हो रहे हैं। शुरुआती दौर में, इनिशियल स्टेज में ये कहा जा रहा था यूक्रेन टिकेगा नहीं, ये युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अब देखिए, देखते देखते 2.5 साल हो गया। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। और रूस के जो हमले हुए हैं, खास तौर से उन्होंने 3 यूक्रेनी टारगेट्स को नष्ट किया है और ग्रैड रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया है रूस ने ये गिराने में। और दूसरी बात, अगर जब हम समिट की बात कर रहे थे, तो देखिए समिट ये स्विट्जरलैंड में जो हो रहा है, रूस को तो न्योता नहीं है क्योंकि एक तो प्रेसिडेंट पुतिन को ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब ने बिल्कुल सटीक तरीके से समझाया है कि एक तो पुतिन को वॉर क्रिमिनल घोषित किया गया है, तो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स भी हैं, तो इसलिए एक वजह वो भी है। दूसरी वजह है कि ये कहते हैं, पुतिन साहब कहते हैं कि अगर यूक्रेन ये 4 क्षेत्रों को, डोनेट्स्क, लुहांस्क, खर्सोन और ज़ेपोरिजिया को गिव अप कर दें कि भाई ये इनके नहीं है, तो हम ठीक है, हम जंग रोकने को तैयार हैं। दूसरी बात, क्रिमिया जो कि काला समुद्र, ब्लैक सी की तरफ को पड़ता है, जहाँ पे 2014 में बहुत बड़ा जंग यहाँ पे लड़ा गया था और रूस ने इस पे कब्जा कर दिया है। अगर रूस कहता है कि अगर यूक्रेन इसका क्लेम नहीं ले, तीसरी बात है वो कहता है अगर वो नेटो का इंटरेस्ट जो है, नेटो के अंदर पूरा जंग तो उसी से शुरू हुई थी, अगर वो जंग नहीं करे तो हम जंग बंदी करने को तैयार हैं, कोई बात नहीं। अब यूक्रेन एक छोटा सा मुल्क इतना लंबा ये खींच चुका है क्योंकि एक तो उनको सपोर्ट मिला है अन्य नेटो राष्ट्र से, जैसे कि अमेरिका से मिला है, ब्रिटेन से मिला है। देखिए, हाथी और चींटी की लड़ाई होती है रत्ना जी। हाथी बहुत बड़ा है, चींटी तो कुछ भी नहीं है, वो कुछ सकता है चींटी को, लेकिन अगर वही चींटी हाथी के सूंड में घुस जाए तो नाक में दम कर देगी उनका। तो बस एक तरीके से वही हुआ है यहाँ पे, और प्रहरी बनने की कोशिश भी हुई है। लेकिन इस समिट को, जैसे कि राजीव श्रीवास्तव साहब ने बताया, कि मैं इसको मान्यता नहीं देता हूँ कि भाई कुछ निकल कर आएगा यहाँ पे, क्योंकि G7 के टाइम पे मिले वो इटली में, ठीक है, आए हो तो चलो आयो, चलते हैं हम स्विट्जरलैंड, तो वहाँ पे स्विट्जरलैंड के भी ऊपर वहाँ पे मुलाकात। और अब ये भी तो देख रहे हैं कि दोनों देश अगर आमने सामने हैं, जाहिर सी बात है यूक्रेन उस तरीके से ना तो ताकतवर है, ना उस तरीके से उसके पास
सैन्य साधन है कि वो युद्ध में किसी भी तरीके से रूस को कड़ा जवाब दे सके। लेकिन युद्ध दोनों तरफ से चल रहा है, कोशिशें दोनों तरफ से चल रही हैं और तबाही जो सबसे बड़ी झेली है वो यूक्रेन ने झेली है। खत्म लगभग यूक्रेन हो गया है और साथ ही साथ कुछ देश ऐसे हैं जो यूक्रेन का लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। बैकडोर से जरूर सपोर्ट होता है, लेकिन उनमें उसका अपना भी स्वार्थ होता है, जिसके बलबूते भी यूक्रेन में अभी तक युद्ध की स्थिति है और यूक्रेन अभी तक इस युद्ध में टिका हुआ है। इन सब के साथ ही यूक्रेन पीस समिट पर पुतिन ने दे दिया है बड़ा बयान। अभी पुतिन का जिक्र यूके देवनाथ सर कर रहे थे। पुतिन ने दोहराया है नेटो की महत्वाकांक्षा को लेकर। उन्होंने कहा है महत्वाकांक्षा को छोड़ दे यूक्रेन, नेटो का जिक्र कर दिया है, दोहराया कि यूक्रेन अपनी महत्वाकांक्षा को छोड़े तब युद्ध खत्म होगा या फिर युद्ध यूं ही चलता रहेगा। वो कह रहे हैं युद्ध तभी खत्म होगा जब चारों प्रांत यूक्रेन सौंपेगा। इसमें डोनेस्क है, इसमें लुहांस्क है, इसमें खेरसोन है, ज़ेपोरिजिया है। इसमें 4 प्रांत जिनका जिक्र पुतिन ने किया है और ये कहा है चारों प्रांत जब सौंप देगा यूक्रेन तो युद्ध शांत हो जाएगा। यूक्रेन क्रीमिया पर भी दावा छोड़े, ये भी साफ कर दिया है। 2014 से रूस का कब्जा है यहाँ पर, ये दावा भी पुतिन ने साफ कर दिया, सामने रख दिया। संजीव जी, अभी तो ये जिक्र ही यूके देवनाथ सर ने किया था कि भाई ये कैसा पीस समिट है, रूस का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बाकी देश बैठकर बात करते रहे उससे। रूस और पुतिन का तो ये स्वभाव है भी, वो अपनी मनमर्जी करते हैं, उन्हें जो ठीक लगता है वो करते हैं। और अभी तो साफ भी कर दिया कि नेटो का सपना छोड़ दो तुम और ये सभी प्रांत जो हैं उन्हें रूस को सौंप दो तो फिर ठीक है, युद्ध रोक देंगे। देखिए, ये जो है शर्तें जो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से रखी गई हैं वो यूक्रेन को भी अस्वीकार्य होंगी। यूक्रेन अपनी जो टेरिटरीज हैं, जो 4 प्रोविंसेस हैं और उसके अलावा जो क्रीमिया का जो क्षेत्र है उसको भी वो नहीं त्यागने जा रहा है। और जो जेलेंस्की की तरफ से जो 10 पॉइंट्स रखे गए हैं उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि वो ये चाहते हैं कि जो रेस्टोरेशन हो यूक्रेन के बॉर्डर का उसमें क्रीमिया भी शामिल हो। वो क्रीमिया 2014 के पहले का जो बॉर्डर था रशिया यूक्रेन का, उसका रेस्टोरेशन वो चाहते हैं, जो कि रशिया को स्वीकार नहीं होगा। तो ऐसे में ये जो लड़ाई है मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये अभी चलेगी, ये लंबी चलेगी। और वास्तविक रूप से अगर देखें तो ये जो जब कभी भी 2 पक्ष युद्ध लड़ते हैं और जब शांति की बात होती है तो दोनों पक्षों को नेगोशिएटिंग टेबल पर आना पड़ता है। और ये जो समिट है वहां पर सिर्फ एक ही पक्ष है, दूसरा पक्ष तो है ही नहीं, उसको रशिया को तो इन्विटेशन ही नहीं है। तो ऐसे में इस समिट का कोई ज्यादा महत्व नहीं मैं देखता और इसका जो कोई आउटकम मुझे नहीं लगता कि कोई आएगा। और जो प्रपोजल्स भी रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से रखे गए वो इतनी ज्यादा जो है अस्वीकार्य प्रपोजल है, अनएक्सेप्टेबल प्रपोजल्स हैं कि उनके ऊपर यूक्रेन ने उसे आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया है। और दूसरा एक जो प्रपोजल रखा गया कि यूक्रेन को नाटो को ज्वाइन करने का सपना छोड़ देना चाहिए, ये नाटो के लिए सीधी सीधी चुनौती है। तो नाटो भी इस तरीके के प्रपोजल्स को बिल्कुल भी जो है रिजेक्ट करेगा। और एक दूसरी बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये जो यूक्रेन के ऊपर हमला किया वो इसी आधार पर किया कि वो नाटो में शामिल होने जा रहा था। वो नाटो को कमजोर करना चाहते थे, लेकिन आज अगर आप देखें रचना जी तो नाटो कहीं ज्यादा पहले से सशक्त हो गया है। नाटो की सदस्यों की संख्या 32 हो गई है। स्वीडन, फिनलैंड भी अपनी न्यूट्रलिटी की पॉलिसी को छोड़ करके उसे ज्वाइन कर चुके हैं। और ये जो रशिया का जो एग्रेशन यूक्रेन के ऊपर हुआ नाटो के एक्सपेंशन के आधार पर, उसने पूरे नाटो को भी एक तरह से संगठित कर दिया है। नाटो ने और अमेरिका ने इसे अपनी हेजेमोनी के लिए चैलेंज के तौर पर लिया। और जाहिर है कि अगर विशेष रूप से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कभी भी, चाहे वो राष्ट्रपति ट्रंप ही क्यों ना सत्ता में आए, मुझे नहीं लगता कि वो किसी तरीके का ऐसा जो है लचीला रुख अपनाएंगे कि जिससे कि अमेरिका की हेजेमोनी पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़े। क्योंकि यदि अमेरिका का जो प्रभाव है यूरोपियन थिएटर में कमजोर पड़ता है तो इसका जो फायदा है, इसका जो दुष्परिणाम है वो चाइना भी ताइवान के संदर्भ में उठा सकता है। अमेरिका कभी भी कोई ऐसा इंप्रेशन नहीं देना चाहेगा, चाहे वो डेमोक्रेट्स हो चाहे रिपब्लिकन। कुल मिलाकर सभी जो पैनलिस्ट हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि रूस यूक्रेन का जो ये युद्ध है ये लंबा खिंचेगा और अभी आने वाले वक्त में कोई राहत यूक्रेन को मिलती हुई नजर नहीं आ रही। और युद्ध चलेगा तो जाहिर सी बात है सिर्फ ये 2 देश प्रभावित नहीं होंगे बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों पर इसका प्रभाव होगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कहीं ये विश्व युद्ध की आहट तो नहीं। यूके देवनाथ सर, संजीव जी, मेजर शाह, बहुत शुक्रिया आपका इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए।